बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं और कल फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ जाएगा कि सेनेट इंतखाबात आया सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे या ओपन बैलेट के ज़रिए। उसमें देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है कि ये सेनेट के इंतखाबात क्या आइन के आर्टिकल 226 में फ़ॉल करते हैं या नहीं। लेकिन सेनेट इंतखाबात से पहले ज़ाहिर है हुकूमती जो अरकान हैं और जो अपोजिशन के अरकान हैं उनके राब्ते भी आपस में तेज़ हो गए। एक तो KPK की अगर हम बात करें तो वहाँ पर परवेज़ खटक साहब जो हैं वो अपने नाराज़ अरकान को इस वक्त मनाने में मसरूफ़ हैं। ये भी जहन में रखिएगा कि उन्हीं के अपने भाई लियाकत खटक साहब की नाराज़गी या उनका नून लीग को सपोर्ट करने के बायस PTI अपने घर की नौशहरा की सीट जो है वो भी हार चुकी है अपनी ज़िमनी इंतखाब में। सो इस वक्त परवेज़ खटक साहब जो हैं वो KPK में अपने नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध की अगर बात करें तो वहाँ पर भी सियासी रवाबित सियासी जमातों के राब्ते इसी तरीके से हैं। MQM ज़ाहिर है हुकूमत की इत्तेहादी है, विफाक में काबीना का हिस्सा है। आया वो PTI के साथ जाते हैं या पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि कल जो पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात हुई MQM के साथ, उन्होंने ये ऑफ़र किया है MQM को कि अगर आप मरकज़ में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट करते हैं तो सिंध से हम 2 नशिस्तें आपको ऑफ़र करने को तैयार हैं। 2 उम्मीदवार ऑलरेडी हैं MQM के। लेकिन ये भी देखने की बात है कि ऑब्वियसली जब सारे का सारा मरहला जो कागजात नामजदगी का होता है, जो इलेक्शन कमीशन के साथ जो भी प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो मुकम्मल होने के बाद इस वफ्द की मुलाकात हुई है। दूसरा, आज ये भी देखा गया कि PTI के महमूद मौलवी साहब के घर पे उन्होंने लंच किया था सैफुल्ला नियाज़ी साहब के लिए, जो कि PTI के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। वहाँ पर MQM को भी दावत दी गई थी, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं सबको बुलाया गया था, लेकिन इस ज़ुहराने में MQM की तरफ से किसी ने शिरकत नहीं की। बाद में ये बताया गया MQM की तरफ से कि हम अपने जो तंजीमी मामलात हैं उसमें मसरूफ़ होने के बायस शिरकत नहीं कर सके। आज के प्रोग्राम में हम यही देखेंगे कि क्या कुछ इत्तेहादियों के मामलात क्या PTI के साथ सही नहीं चल रहे, या PTI देख रही है कि MQM इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ जा सकती है या नहीं, और आज उनकी तरफ से ज़ुहराने में शिरकत ना करना क्या किसी आने वाले वक्त में उनके किसी फ़ैसले की तरफ निशानदही थी। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में। सेनेटर ससी पलेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI के, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सैयद अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर IT के हैं, MQM के सीनियर रहनुमा हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। पहले तो मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं इस वक्त? ज़ाहिर है आपके इत्तेहादी हैं और अमीनुल हक साहब तो वफाकी वज़ीर हैं, वफाक में काबीना का हिस्सा हैं, तो आपको क्या लग रहा है? कल पीपल्स पार्टी की जब मुलाकात हुई MQM से तो PTI हिली तो एक दफ़ा ज़रूर, उसके बाद क्या इत्तलात आई? आज आप लोगों के ज़ुहराने में भी नहीं आए। हमने तो आप पलक भी नहीं झपकी, आप हिलने की बात कर रहे हैं। हमें तो अपने इत्तेहादियों पे पूरा यकीन है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जिस मौके पे जाके MQM से मिले हैं, तो MQM से मिलने का मतलब ये 2 सीटें, तो 2 सीटें तो इत्तेहाद ने वैसे ही MQM को दी हुई हैं, जनरल और एक खातून की। इससे कि PTI ने अपनी तमाम ख्वातीन को विड्रॉ कर लिया, GDA ने विड्रॉ कर लिया, इसी तरह टेक्नोक्रेट पे एक ही कैंडिडेट है, और जनरल सीट पे 3 कैंडिडेट्स हैं हमारे, और एक यूनुस साई है, एक फैसल सब्जवारी है और एक फैसल वाडा है। तो किसी पार्टी को उसके जो नंबर्स हैं इसमें 5 मिलती हैं हमें हमारे नंबर्स के लिहाज से, और हमने ये फैसला किया था कि हमने कोई वोट खरीदना नहीं है किसी का, ना हमने किसी को कोई लालच देनी है। तो हमने तो सिर्फ जो हमारे स्ट्रेंथ के लिहाज से बनती है वो ले रहे हैं। अब अगर हमें ये स्ट्रेंथ नहीं मिलती तो इसके मतलब ये है कि कोई खरीदार आके शैतानी काम कर रहा है, और जो शैतान का काम होता है वो बुरा काम होता है, चाहे वो कोई भी करे। तो हमें ना कोई एक्स्ट्रा सीट चाहिए इससे कि हमारे पास कोई है ही नहीं कैंडिडेट। ये हमने पंजाब में भी साबित किया था कि हमने कोई एक्स्ट्रा कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, यही सूरत हाल सिंध के अंदर भी है। दूसरी चीज सादिया, एक चीज और, इस साल जो है 2.5 साल बाकी हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीता हूं,
अगर मैंने कोई भी गद्दारी की, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने देगा, दोबारा इलेक्शन लड़ने की तो कोई और की बात। तो वो सूरत हाल है ही नहीं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियंस के लिए। और हमें पूरा यकीन है अपने तमाम MMPs के ऊपर कि कोई नहीं हिलने जा रहा। ये फजूल में नासिर शाह साहब जो कुछ कहना चाहें कहते रहे, जो उसी तरह के जिस तरह से 13 साल वो सिंध में हुकूमत करते रहे, आपके अपने अरकान की जानिब जाएंगे, क्योंकि उनके हवाले से भी कुछ जो बयानात रिसेंटली देखें उस पर मैं जरूर आऊंगी, आपसे सवाल करूंगी। अमीनुल हक साहब, एक तो ऑब्वियसली आज ज़ोहराने में नहीं गए, रीज़न हमें बताया गया कि MQM क्योंकि ख़ुद अपने मामलात में मीटिंग्स वगैरह में मसरूफ़ थी इसलिए नहीं जा सकी। लेकिन सियासत में आपको पता है ना कि ख़बरें बन जाती हैं और ये कहा जाता है कि ये भी शायद कोई किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, ये कुछ बताया जा रहा है, किसी चीज़ की निशानदही हो रही है। लेकिन ये बताइए कि MQM की ऑफ़र, पीपल्स पार्टी की जो MQM का ऑफ़र है वो आपको ताख़ीर से नहीं लगी कि जब पूरे का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया, इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी हो गए, जिन्होंने कागजात नामजदगी वापस लेने थे वो हो गए, लिस्टें फ़ाइनल हो गई, उसके बाद वफ़द ने आके आपसे मुलाकात की? देखिए सादिया, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि 22 अगस्त 2016 के बाद एक डिफरेंट MQM मौजूद है जो जमहूरी असूलों और सियासी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ रही है। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि MQM ने हमेशा ये बात कही है कि एक सियासी पार्टी होने के नाते तमाम सियासी पार्टियों के लिए MQM के बहादुराबाद के दरवाजे खुले हुए। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है, इससे पहले मेरा ख्याल है कि PMLN का वफ़द भी हमसे मेरा ख्याल आज से कुछ महीने पहले आके दौरा करके जा चुका है। लेकिन अब जिस तरह फिरदौस भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हमने पलके भी नहीं छिपकाई, इसका मतलब ये है कि हाँ, वी हैव अ ट्रस्ट ऑन ईच अदर, सबसे बड़ी बात ये थी। अब अगर पीपल्स पार्टी का वफ़द आया है और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यकीनन बहुत लेट आया है, लेकिन हमने उनको वेलकम किया है, बेहतरीन किस्म का उनके एहतमाम के लिए हमने खाना रखा था और उनको बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ रवाना भी किया था। और जो प्रपोजल लेकर आए थे उन प्रपोजल को हमने वादा किया था कि बिल्कुल हम राब्ता कमेटी में रखेंगे। एक सियासी पार्टी होने के नाते बिल्कुल हमने राब्ता कमेटी की मीटिंग आज हमारी हुई है। अभी हमारे लेबर डिवीज़न का 34वां यौम तासीस है, तमाम लोग वहाँ चले गए, वापस आएंगे, दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन देखना क्या है कि लाजमी तौर पर MQM पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कि एक MOU साइन किया हुआ है और उसके साथ साथ हमें उनके अलाइज भी कौन से अलाइज, PTI वफाक हुकूमत के सबसे बड़े अलाई है, 21 MPA, 7 MNA और साथ साथ 5 सेनेटर भी मौजूद थे। तो हम समझते हैं कि और जो भी चीज़ें हमारे साथ उनके साथ रही हैं, कुछ चीज़ें प्लस माइनस में चलती रही हैं, लेकिन जो भी चीज़ें रही हमने हमेशा उनके सामने रखा, उनसे बात की है। और इनका मेरा ख्याल है कि हफीज़ शेख साहब का डेलीगेशन और सद उमर के साथ आए, उनके साथ हमारी एक लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है। और डिस्कशन में हमने क्या बात की, हमने हमेशा एक इशूज़ पे बात करते, वो होती है अर्बन डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से कि शहरी सिंध को उसका हक दिया जाए, वहाँ पर तरक्याती काम कराया जाए, उनके लोगों को नौकरी एकमोडेट की जाए। बल्दियाती जो प्रॉब्लम है जो चले आ रहे पिछले कई सालों से, बल्कि 13 सालों के साथ ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, इन तमाम चीज़ों को हल किया जाए। तो यस, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं सादिया कि मेरा ख्याल है कि ये पीपल्स पार्टी की जो नॉकिंग हुई है। अमीन भाई, ये मुझे बताएं कि एक तरफ ऑब्वियसली PTI के साथ ये मामलात के अर्बन डेवलपमेंट पैकेज जो है उस पर अमल दरामद हो, जो आप कह रहे हैं विफाकी हुकूमत के सामने ये आपने रखा है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी आ जाती है, वो कहती है 2 नशिस्तें जी हम आपको दे देते हैं, आप हमारे कैंडिडेट को वोट कर दें। तो दोनों अगर जो ऑफर्स हैं या दोनों जो प्रपोजल्स हैं इनका कंपैरिजन किया जाए तो कौन सी ऑफर जो है वो ज्यादा पुरकशिश है MQM के लिए? देखिए सादिया, हम समझना पड़ेगा कि सियासी अप्रोच के साथ MQM आगे बढ़ती है। और सियासी अप्रोच के तरीक़ेकार क्या है कि हम बाइंग और सेलिंग पे नहीं जाते, बल्कि हम MQM क्या चाहती है, MQM अपने वोटर, अपने सपोर्टर, अपने शहर, अपने सूबे और अपने अवाम की बात करती है, उनके बेहतर हकूक़ के लिए बात करती है। और मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर हम वफाक हुकूमत के कोलिशन पार्टनर है, सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर है, तो वफाक हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम हिसाब से तो मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है सामने लेकर कि आप अर्बन डेवलपमेंट पैकेज को तरजीह देंगे, ऑब्वियसली आवाम के लिए फायदा जहां पर आप कह रहे हैं कि नजर आ रहा है, बजाय इसके कि आप अपनी 2 नशिस्तें बढ़ा दें। मैं जरा सेनेटर शशि पलेजो साहिबा
आपकी राय भी जानना चाहती हूँ। आपको क्या लग रहा है? अभी तक अमीनुल हक साहब ज़ाहिर है बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं और अभी किसी सूरत भी वो हाँ या ना नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने खुद कहा कि हमारी मीटिंग्स जारी हैं। लेकिन आपको उनकी बातें सुन के क्या लगा? क्या आपकी ऑफ़र जो है या जो एक प्रपोज़ल आप लोगों ने कल जाकर बताया, इनको दिया, वो तैयार हैं एक्सेप्ट करने को? बहुत शुक्रिया सादिया। बिल्कुल कल चेयरमैन बिलावल साहब की इंस्ट्रक्शन पे और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत पर वफ्द गया था नासिर शाह साहब की सरबराही में, और फैसल सब्जवारी और दूसरे MQM के जो भी मेंबर्स से उनसे मुलाकात हुई थी। अब ये MQM का राइट है, ज़ाहिरी बात है कि दैट्स एंटायरली अप टू देम कि वो क्या डिसाइड करते हैं, उनकी अपनी जमायत है। हमने जो पेशकश थी वो कोई छुप छुपा कर नहीं, सबके सामने रखी है, मीडिया में भी बातचीत हुई, और हम समझते हैं कि MQM पहले भी हमारी इत्तेहादी रही भी है और फिर हम कैबिनेट में भी हाँ इशूज़ रहे हैं, इसमें शक नहीं है कि उनका हमारा मैनिफेस्टो ज़ाहिरी बातें दूसरी जमातों की तरह हमारे भी अलग अलग मंशूर रहे हैं। वी एग्री टू डिसएग्री, लेकिन वो भी सिंध की बात करते हैं, भले अर्बन एरियाज़ को ज़्यादा वो करते हों जहाँ उनका मैंडेट समझते हैं। वो स्पेस तो PTI ने कवर किया, कैसे किया है वो अलग एक अलहदा क्वेश्चन है, लेकिन बहरहाल MQM का जितना भी मैंडेट है उसका हम जो है वो ख्याल आता है और हम समझते हैं पीपल्स पार्टी, और ये हमारा हक है, आईनी हक है कि जब ये इलेक्शन होते ही मुकाबले के लिए है ना, इसमें ये कि सूबों की तो बराबरी वाली नुमाइंदगी सेनेट। लेकिन मुझे ये बताइए, बिल्कुल ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से ऑब्वियसली अभी जिक्र हुआ कि 7 नशिस्तें विफाक में हैं, एक बड़ी इत्तेहादी है MQM PTI की, तो अगर यही चीज़ें आपने पहले से रखी भी होती या जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को यहाँ के लिए उम्मीदवार खड़ा किया गया था, तब ये चीज़ें अगर अंडर कंसिडरेशन लाई जाती तो उसी वक्त राब्ता नहीं हुआ। अब जब पूरा इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया, फाइनल लिस्टें आ गई, 2 दिन के बाद इंतखाब होने जा रहा है, तो आप लोग चले जाते हैं उनको ऑफर लेकर। सो ये भी वो कहते हैं ना कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, तो ये आप लोगों ने भी शायद थोड़ी ताखीर का मुजाहरा किया। या सियासत में जो है ना रोज़मर्रा के हिसाब से भी चीज़ों को देखा जाता है, और आपकी फिक्स पॉलिसीज़ भी होती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी होती है मुख्तलिफ चीज़ों पर। उसमें ज़ाहिरी बात जैसे मैंने कहा वी एग्री टू डिसएग्री, लेकिन जब आप कलेक्टिव विजडम के साथ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका दायरा क्या है पार्लियामेंट्री हवाले से और सियासी मैदान में, तो फिर आप डिसीजन उसी तरह से लेते हैं। और इस वक्त तो ज़ाहिरी बात है पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा है, और ये पहली मरतबा हो रहा है कि हम जो है इलेक्शन भी कम से कम सेनेट लेकर ज़मीनी इंतखाबात भी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी PDM को मिली है। तो अभी भी इंशाल्लाह हम बड़े ही पॉजिटिव सोच रखते हैं, और हमें बिल्कुल उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि इस्लामाबाद वाली सीट भी हम जीतेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सारी बातें, उनका जो बैकग्राउंड है जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ, और सबके सामने है। चलें, आप कह रही हैं कि कैंडिडेट के वजह से जो है आपको यकीन है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतेंगे, इस्लामाबाद की नशिस्त वो निकाल लेंगे। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। नकवी साहब, ये फरमाइएगा कि जो इत्तेहादियों के साथ मामलात हैं, चलें उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, स्पेशली MQM को लेकर सिंध में, लेकिन आपके अपने अराकीन के हवाले से जो बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो गए हैं। अभी आपने जिक्र किया कि जो भी ये काम कर रहा है, वोट ख़रीदने वाला, लोगों को ख़रीदने वाला, वो शैतानी काम कर रहे हैं, और ये आप कह रहे हैं कि होता नज़र भी आ रहा है वहाँ पर। लेकिन जो लियाकत जतोई साहब के इंकशाफात हैं सैफुल्लाह अबड़ो को लेकर, उनको आप लोगों ने नोटिस भी भिजवा दिया है, तो उसके बाद बहुत सारे सवालात तो खुद PTI पे उठना शुरू हो गए हैं कि क्या आपके अपने MPs, आपके अपने कैंडिडेट्स को वोट करेंगे या नहीं? पहले चीज बताइए, लियाकत जतोई साहब MP है? लियाकत जतोई साहब तो MP है ही नहीं। तो MPs का सवाल आप कहाँ से उठा रही हैं? MPs सारे ऑन वन पेज हैं। आपने किसी MPA का नाम नहीं लिया। उनके इस बयान के बाद, उनके इस बयान के बाद आपके सारे कैंडिडेट्स के हवाले से सवालात उठना शुरू हो गए ना।
इसलिए मैं कह रही हूँ। नहीं, अच्छा, अब आप कैंडिडेट्स के हवाले से सवाल आप पूछना चाहती हैं, तो देखिए बड़ी सीधी बात यह है कि हर पार्टी को अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है। हमने एक फैसला किया कि हम पूरे सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। हमारे हिस्से में 2 सीटें थी, एक सीट अर्बन एरिया से थी और एक रूरल एरिया से सिंध के। जब हमने फैसल वाडा साहब को देने का फैसला कर लिया अर्बन एरिया से, तो हमारे पास टेक्नोक्रेट्स की सीट रह गई। तो उसमें जो हमें बेहतरीन टेक्नोक्रेट नजर आया उसको हमने सीट दी, ठीक है, और उनको टिकट भी मिला और अब वो क्वालिफाई भी हुए हैं। जहाँ तक उनकी नाराजगी की बात है, लियाकत जतोई साहब और हमारे बाकी सिंध के जो लीडरान थे वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि कराची से टेक्नोक्रेट होगा और सिंध से जनरल सीट पे पीटीआई किसी को नामजद करेगी। वो डिसअपॉइंटमेंट है अपनी जगह, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे चेयरमैन को और पूरी पार्लिमानी बोर्ड ने बैठ के फैसला किया है और जो फैसला किया है वो पार्टी के मफाद में किया होगा। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये दावा किया है कि बहुत सारे हुकूमती अराकीन जो हैं वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। ये हम सबका राब्ता है पीपल्स पार्टी से। हम उनको हर वक्त गालियां देते हैं, जैसे कि चोर हैं, शैतानी काम करते हैं, सिंध को तबाह करते हैं। राब्ता हमारा उनसे रेगुलर रहता है। अरे वो वाले राब्ते की बात नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं वो वाला राब्ता जिसमें कुछ कुछ पेशकश की जाती है ना, कुछ क्या कहते हैं लोग, कुछ दो की बुनियाद पे कि जी आपने अगर वोट डालना है तो आपने अभी खुद ही कहा कि वहाँ खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। हमने माना या हमने तो ये माना हुआ है कि इस काम के उस्ताद अव्वल सबसे माहिर पीएचडी किए हुए जिन साहब का नाम है, उनका नाम है आसिफ अली जरदारी। वो भी बिलावल भुट्टो के बाप हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। तो हमें तो इसमें शक ही नहीं है कि जब वो उतरते हैं मैदान में तो वो कुछ ना कुछ शर फैलाने के लिए उतरते हैं। तो हम अब के उनका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा कि इस दफा वो कामयाब नहीं होंगे जिस तरह वो बलोचिस्तान में या माजी में केपी में कामयाब हुए थे। अब के हमने कुछ एहतियाती तदाबीर की भी है। चलें, मैं इसका जवाब लूंगी सेनेटर साहिबा से, लेकिन उससे पहले अमीनुल हक साहब ये फरमाइएगा कि ये जो सारा सिलसिला है ये हम हमेशा ही सेनेट के इंतखाबात में देखते हैं। ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, खरीदो फरोख्त, इलेक्शन से पहले बोलियां लगाई जाती हैं। इस दफ़ा खुद वज़ीर आज़म ने, किसी एक वज़ीर ने नहीं, किसी रुकन ने नहीं, खुद वज़ीर आज़म मुल्क का आपको ये बताता है कि जी बलूचिस्तान में 50 से 70 करोड़ का रेट चल रहा है और कहाँ पे किस सूबे में क्या रेट्स लग रहे हैं। खुद उन्होंने इंकशाफात ये किए। तो अभी आपको क्या सिलसिला लग रहा है कि कुछ कमी आई है माजी के मुकाबले में इस चीज़ को लेकर सेनेट इंतखाबात से पहले, या वैसे का वैसा ही है सारा? सादिया, मैं समझता हूं कि माजी बिलखसूस 2018 मार्च में जो वाक़यात हुए बिलखसूस केपीके के अंदर और फिर सिंध के अंदर, फिर आप सब लोगों ने देखा कि केपीके का वीडियो कैसेट आ चुकी है। करोड़ों रुपए लोग एमपीएस को गिनते हुए देखा। इसी तरीके से सिंध में भी आपने देखा था कि मतलब मेरी बहनियाँ बैठी हुई है, लेकिन हकीकत बयान करना मुझे ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिटिंग एमपीएस थे 2018 मार्च में, उस अदवी अक्सरियत के बरखिलाफ 2 सेनेटर की सीटें ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली। तो क्वेश्चन मार्क तो अपनी जगह आता है ना, कैसे मिली। यकीनन पूरे पाकिस्तान ने देखा था कि एमकेएम की खवातीन को ख़रीदा गया और फिर जो हमारी खातून एमपी फैसिलिटेट कर रही थी 3 दफ़ा हमारी एमपी रहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट से खातून एमपी, अब दोबारा उनको खातून एमपी के तौर पे दोबारा मंतखब कर लिया गया है। तो ये क्वेश्चन मार्क तो अपनी जगह आता है, लेकिन मैं इसको मेरा ख्याल है कि बात को क्राइसिस के तौर पर नहीं बल्कि आगे की तरफ लेता हूँ कि यस, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और एमकेएम भी बिल्कुल साथ थी कि हर सूरत में इसको ओपन बैलेट, अगर ओपन बैलेट ही तो कम से कम हमें करना क्या था कि ओपन बैलेट के जरिए मामलात को देखा जाता, ताकि जिस तरह पंजाब में मैं समझता हूँ कि अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ जिसकी जितनी अदवी अक्सरियत है उसके हिसाब से उनको सेनेटर दे दिए मिल गए। इसी तरीके से अगर ओपन बैलेट से किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि इससे मुस्तकबिल में इस तरह की तमाम चीजें आज अदालत का फैसला कल आ जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन पार्लियामान ने ज़िम्मन में अपना काम नहीं किया, आईनी तरमीम जिसका जिक्र बार बार अदालत में भी होता रहा। बिल्कुल
बिल्कुल सादिया, मैं समझता कि कहीं ना कहीं हमारी कोताही जरूर रही होगी। हमें चाहिए कि कम से कम अगर इस सेनेट इलेक्शन के बाद भी है तो मैं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN MKM पाकिस्तान PTI को आपस में बैठना चाहिए और एक ऐसा फार्मूला तय करना चाहिए कि मुस्तकबिल करीब में चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो या अपोजिशन का हिस्सा हो, किसी सूरत में भी वोट को बिकने से रोका जाए। मेरा ख्याल फिरदौस भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर आज मैं किसी और पे MP किसी MNS पे नहीं रखता, बल्कि मैं एज एन MN मतलब अमीनुल हक, आज मैं अगर जीता हूं तो पार्टी के मंशूर की बुनियाद पर जीता हूं, पार्टी के इंतखाबी निशान पतंग की बुनियाद पर जीता हूं। आज अगर मेरी पार्टी, मेरी राब्ता कमेटी जिसको कहेगी वोट देने के लिए, तो मेरी अखलाकी बुनियादी जमहूरी और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको वोट दूं। अगर मुझे मेरा जमीर को ज्यादा ही बड़ी दिलचस्प बात है ना, ये आप दोनों की बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आजकल हमने देखा है कि सियासत के अंदर अपने बयानात में एक सिचुएशन के तब्दील होते के साथ ही हम देखते हैं कि तजादाद आ जाते हैं। माजी में जो जमातें ये कहती थी कि नहीं ओपन बैलेट होना चाहिए, एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PMLN, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आप लोगों ने, इन दोनों जमातों ने साइन किए और माना, तो आज वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ज़मीर का वोट होता है। सो ससी पलेजो साहिबा, इस पे ज़रा बात करते हैं हम, लेकिन पहले तो ये बड़ी बात हो गई कि आसिफ जरदारी साहब के हवाले से और पीपल्स पार्टी के हवाले से KPK में भी यही PTI कह रही है कि वहाँ पे भी आप लोग बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जो PTI के लोग हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ वो कहते हैं ऐसे ही नहीं नाराज़ होकर जा रहे, लेकिन वहाँ पर पैसा बहरहाल ज़रूर चल रहा है। और अभी फिरदौस नकवी साहब ने भी बात की सिंध के हवाले से। क्लेम्स तो दोनों तरफ के हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि जी इनके लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, तो शहबाज गिल साहब PTI के वो कहते हैं कि 17 MNAs आपके उनके साथ राब्ते में। तो ये तो खैर सेनेट के दिन ही पता चलेगा, लेकिन दावे दोनों तरफ से बहरहाल मौजूद हैं। सादिया में बीच में जब तनकीद कर रहे थे हमारी लीडरशिप पे PTI के MPA नकवी साहब, तो मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी इस वजह से, लेकिन मैं अभी ज़रूर ये बात कहूँगी कि एक तो PTI बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, फ्रस्ट्रेशन का भी, चूँकि ज़मनी इंतखाबात में भी उन्होंने बड़ी शिकस्त का सामना किया है और ये बात समझ में भी आती है कि उनकी हालत अब क्या होगी। और अभी भी उनके तितर बितर हैं सारे लोग, उन्होंने कोई विजन ही नहीं दिया, पॉलिसीज नाकाम है। और आसिफ अली जरदारी साहब जिन्होंने न किए हुए गुनाहों की जो है सज़ा 12-12 साल में काटी, लेकिन वो न कहीं गए न भागे, यहाँ फेस किया उन्होंने सारे केसेस को। अभी भी वो बड़े दूरअंदेश और बड़े जहांदीदा अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले ज़ीरक सियासतदान हैं। ज़ाहिरी बातें अपने तजुर्बे की बुनियाद पे जो भी आइन में हमें स्पेस दिया हुआ है, हम सियासी वो अपने जो है पॉलिसी सामने लाते हैं, हिकमत अमली तैयार करती। यही हिकमत अमली है जो PDM आज बनाए, और यही PDM है जिससे शिकस्त दी है ज़मनी इंतखाबात में। तो एक तो बात ये है कि हमने कोई गैर आइन से बाहर तो कोई चीज़ नहीं कर रहे हम। वही खुरम शेर जमान है, वो हालांकि उनको पता है कि एक ढेला भी उनको MPS तो क्या वो हाथ नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं 12 हमारे पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी के उनके रास्ते कांटेक्ट में, यानी वो कहें झूठी बात भी वो ठीक है। अगर हम हमारी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है सिंध में, और जो है कोई कभी भी पीपल्स पार्टी ने पैसे नहीं खर्च किए, एंड एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस सिंध में तो मेरे ख्याल में काफ़ी शफाफियत से सेनेट के वो उसमें चलते हैं। बाकी दूसरे सूबे में वो भी बराबर है हमारे लिए, लेकिन इस प्रैक्टिस में सेनेट के हवाले से हमने देखा है कि वहाँ ये चीज़ें इल्ज़ामात ये सब कुछ होता रहा है। और ज़ाहिरी बातें, लेकिन जो भी चीज़ों खुली तरीके से होनी चाहिए, हम तो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, खुले तरीके से करें, क्योंकि हमारे उम्मीदवार चाहे सिंध में हमने खड़े किए वो भी बड़े ही जो है तजुर्बेकार हैं, पार्टी से कमिटेड लॉयल हैं, और PTI के जो उम्मीदवारों से कहीं बेहतर है। और यहाँ भी इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या फरतुल्लाह बाबर साहब PDM के मुश्तरका हैं, या दूसरे हमारे JUIF के या नून लीग के जो भी हैं NP के, वो यहाँ पे तो आपको अगर सीक्रेट बैलेट होता है तो उससे जाहिर फायदा हो जाएगा गिलानी साहब को, वरना अददी बढ़तरी तो नहीं है, अक्सरियत तो जाहिर है हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के पास है। सादिया हम चाहते हैं आइन की रूह से 226 के हवाले से जो बनती है बात, वो सारी बातें मैंडेट जो है वो पार्लियामेंट का है, वो अदालत भी समझती है। इंशाल्लाह अदालत ये चीज़ जाहिर बात है वो रियलाइज करती है, फैसला भी उसी तरह ही इंशाल्लाह आएगा। बात ये है कि ये जो माजी में आप चाहते थे ना कि ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट के जरिए होना चाहिए ये इलेक्शन, तो उस पे तो आप कायम हैं कि ये आप चाहते जरूर हैं कि ऐसा ही हो। सादिया देखें जो प्रोसीजर इन्होंने अपनाया, तरीकाकार पे एतराज है आपको ना?
और नहीं हम चाहते हैं ये अचानक अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी रात के बीच में कोई अमेंडमेंट या ऑर्डिनेंस, ये बड़ी गलत एक बैड प्रैक्टिस है। और जो बात ये है कि अब जो है ये ओपन हो या सीक्रेट बैलेटिंग हो, इसमें जैसे चेयरमैन बिलावल साहब ने आज कहा है, हम दोनों के लिए तैयार है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ जो है वो जारी बात है सीक्रेट बैलेटिंग के लिए। और रज़ा रब्बानी साहब ने जो भी अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उनमें बड़ा दम है। खुद अदालत जो है वो समझती है, और जो जस्टिस साहिबान के आए हैं ऑब्जर्वेशंस, मेरे ख्याल में उसमें वो रुख समझते हैं और इनको भी जाहिर है। देखिए ऑब्वियसली हुकूमत गई, अदालत में गई, उन्होंने कहा कि जी आप हमें ये बता दें कि क्या सेनेट के इंतखाबात, क्योंकि इसका तरीकाकार आइन के अंदर दर्ज नहीं है, ये जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के जरिए होते हैं, तो क्या आर्टिकल 226 के अंडर ये फॉल करते हैं या नहीं करते, उसका जवाब कल पता चल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ नकवी साहब ऑब्वियसली आप ऑर्डिनेंस ले आए, उसको आपने अदालती फैसले के साथ मशरूत कर दिया, तो सारे तरीक़ाकार पे वो कहते हैं एतराज़ है, वरना हमें कोई मसला नहीं था अगर आईनी तरमीम के जरिए ये होता। इनकी गलती कि अपने 5 सालों में ये लोग नहीं आईनी तरमीम ला सके, नून लीग की गलती कि वो नहीं ला सके अपने 5 सालों के अंदर आईनी तरमीम। लेकिन आपको किस चीज़ ने रोका आईनी तरमीम लाने के लिए? जी देखिए, पहली चीज़ ये पीटीआई के स्टेटेड मैनिफेस्टो में, और 1 साल पहले इमरान खान साहब ने इसका जिक्र भी किया था, और जिस वक्त चेयरमैन सेनेट की बात हुई थी उस वक्त भी इसका जिक्र हुआ था, और अक्टूबर के महीने में ये बिल डाला गया था, अक्टूबर से पेंडिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद आर्टिकल 59(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, उसके अंदर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का जिक्र है। जब तमाम सूबों का वजन बराबर है तो ये सूबों के तो प्रोपोर्शन की बात नहीं हो रही, अब ये किसकी प्रोपोर्शन की बात हो रही है, यानी पार्टीज की प्रोपोर्शन की बात हो रही है। अलबत्ता कई दफ़ा इंडिपेंडेंट्स भी मौजूद होते हैं, उनका हक छीना नहीं जा सकता, इसलिए इलेक्शन का प्रोसेस रखा गया। मैं कल बताते खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और इलेक्शन कमिश्नर सिंध को भी लिख रहा हूँ कि जी आपके ऊपर तो पाबंदी है कि बैलेट आपको इस तरह कंडक्ट करना है कि सीक्रेट हो, यानी ट्रेसेबल नहीं हो, लेकिन मेरे ऊपर एज अ वोटर कौन सी पाबंदी है कि मैं बैलेट अपना दिखाकर नहीं डाल सकता। तो मेरा तो इरादा ये है कि अगर मेरा वोट इनवैलिड नहीं हो तो मैं तो दिखा के डालूंगा, और मेरी पार्टी के अक्सरियती लोग भी, अगर मुझे ये इजाज़त मिल गई तो मेजॉरिटी का यही ख्याल है कि हम यही करेंगे। इससे कि हम इस बात से तंग आए हुए कि मीडिया में हमारे नामों के ऊपर इस तरीके से डिबेट हो जैसे कोई हम बकाऊ माल है। हम सब इज्जतदार लोग हैं, हमने अपने हलकों में इलेक्शन लड़ा है और हम इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, हम किसी स्पेकुलेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मालूम दिया एक आदमी बहक गया और उसके चक्कर में 64 लोगों की इज्जत पामाल हो रही है, ये कौन सा तुक की बात है? तो हम तो सभी बदनाम हो गए। ठीक है कि रिवायत रही है, आप कहते हैं कि इस रिवायत को तोड़ना जरूरी इसलिए भी है कि आप अपनी इज्जत पर हर्फ ना आने दें, और ये सबके बारे में 2-4 लोगों की वजह से सबके बारे में ये तासुर ना बने कि सभी जो हैं वो इन इंतखाबात में बिक जाते हैं और पैसे ले लेते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। एक मिनट वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अमीनुल हक साहब, एक बात बताइएगा, ये जो इस्लामाबाद के कैंडिडेट्स को दोनों तरफ से लेकर ऑब्वियसली हफीज़ शेख साहब के नाम पर बिलावल साहब कहते हैं कि जी ये जहन में रखना, हफीज़ शेख को वोट डालोगे तो तुम IMF का साथ दे रहे होगे, और वो ये भी दावा करते हैं कि इनके अपने लोग हफीज़ शेख को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि जी PTI के नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गए। लेकिन दूसरी तरफ गिलानी साहब भी हैं। अब MQM का जो साथ है, चाहे वो हफीज़ शेख साहब ज़ाहिर है उनके साथ भी काम किया हुआ है, गिलानी साहब की काबीना का वो भी हिस्सा थे, आपके लोग भी हिस्सा थे, तो आप किसको बेहतर कैंडिडेट के तौर पे देखते हैं, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ? देखिए सादिया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक अच्छे समझदार सुलझे हुए बावक़ार शख्स हैं।
और मैं आपके टीवी चैनल से बिल्कुल बताऊंगा कि आज भी उनका मेरे पास फ़ोन आया था और हमने बिल्कुल एक तफसीली गुफ्तगू भी की है और हमने हमेशा कहा है कि एमकेएम के दरवाजे हर वक्त तमाम सियासी पार्टियों के लिए खुले हुए हैं। लेकिन हमें देखना क्या है, हमें देखना ये है कि एमकेएम पाकिस्तान की कोलिशन पार्टनर कौन है। जो कोलिशन पार्टनर है उसकी तरफ से कौन सा शख्स नॉमिनेट है, हमें ये नहीं देखना, बल्कि हमें ये देखना है कि हमने जिस पार्टी के साथ अलायंस किया है, जिस पार्टी के साथ दस्तखत किए हैं, उन और वो जिस शख्स के बारे में, जिस इनफरादी शख्स के बारे में बात करती है तो हमें उनके साथ जाना। और इसी तरह वाइस वर्सा मैं समझता हूं कि पीटीआई ने भी हमसे नहीं पूछा कि हम फैसल सब्जवारी को नामजद कर रहे हैं या XYZ को नामजद कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने भी ये कहा कि जो एमकेएम का नुमाइंदा होगा हम उसे वोट देंगे। तो ये एक दूसरे पर ट्रस्ट की बात होती है, एक दूसरे पर एतमाद के साथ आगे बढ़ने की बात होती है। तो इनफरादी के तौर पर यस, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि एक अच्छे सुलझे हुए समझदार आदमी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनका हम सब लोग एहतराम करते हैं, लेकिन हमें साथ इसी तरह हफीज शेख साहब भी माशाल्लाह एक अच्छे वज़ीर ख़जाना रहे हैं, माजी में पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा रहे हैं, हमारे साथ एमकेएम के साथ भी हमारे जो उस वक्त के जो कोलीग होते थे उनके साथ एक कैबिनेट में साथ बैठा करते थे। तो ये अपनी जगह पर इनफरादी के प्लस माइनस शख्स, हर इनफरादी शख्स का प्लस माइनस पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन असूल क्या एज ए सियासी वर्कर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एक पार्टी के लीडर, लेकिन आप जाहिर जाएंगे मुझे पार्टी के साथ चलना, किसी इनफरादी शख्स के साथ और वो उनकी तरफ से कोई भी कैंडिडेट आए, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं पार्टी के साथ चलना है, इनफरादियत की यहाँ पर या शख्सियत, हाँ ठीक है, अशखास की यहाँ पर बात नहीं है। मैं नकवी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बार बार गिलानी साहब के हवाले से बात की जाती है, क्योंकि जब उनका नाम सामने आया, नॉमिनेट किया गया, तो बड़े लोगों को हैरत इसलिए भी हुई कि ज़ाहिर एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, सो उनको नॉमिनेट करके पीडीएम की सारी जमातें ये चांस या ये रिस्क तो नहीं लेंगी। तो लोगों ने ये भी ख्याल किया कि शायद कुछ ना कुछ कहानी और है, जैसे वो क्लेम करते हैं कि बहुत सारे हुकूमती लोग हमारे साथ राब्ते में गिलानी साहब को वोट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर गिलानी साहब जैसे उनको यकीन है कि जी जीत जाएंगे बकौल पीडीआई अपनी शख्सियत की वजह से, तो फिर उसके बाद हुकूमत के लिए जो तहरीक अदम एतमाद लाने की बात की जा रही है, उस पर फिर क्या होगा? वो कहते हैं कि हुकूमत की फिर से जो है वो क्या रह जाएगी? सादिया, बिफोर आई गिव रिप्लाई आपके सवाल का, मैं अमीनुल हक साहब की बात से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखता हूँ। ये जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि वो ख़त लिखें, और वो ख़त जो था एक ऐसे केस में था जिसमें कटेक्ना को स्विस कोर्ट्स ने सज़ा दे चुके थे कि आपने पाकिस्तान में रिश्वत दी, पाकिस्तान में आज तक किसी को सजा नहीं हुई। उस बैंक अकाउंट में से एक हार किसी के लिए खरीदा गया, मोहतरमा के लिए, उसका ट्रेस अवेलेबल था, उसके पेपर सारे अवेलेबल थे। जरदारी साहब के कहने पे उन्होंने खत नहीं लिखा, ठीक है जी, ये तो इनके हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात है। और जरदारी साहब के हाई मॉरल ग्राउंड्स और उसकी बात यह है कि उन्होंने वाजिद शमसुल हसन से वो सारे कागजात मंगवाए और वो सारे कागजात डिस्ट्रॉय करवा दिए। आज पाकिस्तान के पास उसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ये है पीपल्स पार्टी की इंटेग्रिटी। जाती तौर पे खुद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास, जिसका उन्होंने तस्लीम किया है कि उन्होंने एक हार जो तुर्की की हुकूमत ने पेश किया था वो अपने घर ले गए। मैं समझता हूं कि इतने शख्स जो इतने अरसे वजीर रहा हो उसको तोशे खाने के असूल ना पता हो, ये मुमकिन नहीं है। आगे अगर और बातें करूंगा तो वो हेयर से कहलाएंगी, लेकिन ये दोनों डॉक्यूमेंटेड है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिसका क्लियर कट डॉक्यूमेंटेड है। अब जो आप बात कर रही थी इसके अंदर कोई भी होगा वो डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए मेरे नजदीक ऐसे अशखास मेरे नजदीक देखिए, मेरे नजदीक बड़ी मुश्किलात, मैं आपको बताता हूँ जी, मैं ये जब समझता हूं कि फिरदौस नकवी जिस तरह यकीन रखता है, वो ये कहता है कि सबसे पहला मेरा मुल्क पाकिस्तान, उसके बाद मेरी पार्टी है, उसके बाद मेरे पार्टी का चेयरमैन है। मैं कभी भी जहां मेरे मुल्क का मफाद होगा
मैं पार्टी के मफाद को नहीं देखूंगा, मैं मुल्क के मफाद को देखूंगा। और ये पैकिंग ऑर्डर जिस आदमी का नहीं होगा वो मेरे नजदीक तो वो काबिल इज्जत भी नहीं है और उसको वोट भी नहीं देना चाहिए किसी को। ओके, बिल्कुल ठीक है जी। सरसी पे ले जो साहिबा। सादिया, अब ये जो है यहाँ वहाँ की चूंकि चुना के आपने बात की अदम एतमाद के हवाले से, वो घरा कर फिर, क्योंकि अभी इस वक्त तो उनको जाहिर बात है उनका टारगेट जो है हमारे उम्मीदवार हैं, और वो क्योंकि उनको समाजी सियासी मजहबी हलकों में सब में से पजीराई है और लोगों की जो है हिमायत है, हमें सपोर्ट है। तभी तो मैं कह रही हूँ, एक तो ज़मीनी इंतखाब का जख्म की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे पीटीआई के हमारे भाई, और बिल्कुल उनका जो है डायरेक्शन लेस हो गए। अब तो ये पार्टी इररिलेवेंट और मीनिंगलेस हो गई है। और दूसरी चीज ये सादिया, ये सारे केसेस झूठे जो भी हमने सामना किया है, अब ये किसको बताएंगे? झूठे इल्जाम करके ये इलेक्शन सकते, ये अपनी अदद ही जो है वो खो दे देते हैं, तो उनको फौरन इस्तीफा इस गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी बैसाखियों पे जो हुकूमत 2-3 बैसाखियों पे है वो भी चीज नहीं रहेगी। तो नेचुरली अब उनको क्या अखलाकी तौर पे तो ये हुकूमत बिल्कुल पस्ती का वो हो चुकी है, और उसमें उन्होंने जो भी पॉलिसीज हैं महंगाई से लेकर दूसरी चीज, उसमें भी अवाम ने उनको जो है जबरदस्त किस्म की जो है मार मारी है ज़मीनी इंतखाबात में। जाहिर बात है अब ये फिरदौस नकवी साहब जो है इस किस्म की बातें करेंगे, ज़ाती हमले करेंगे। इसका बयान जवाब दूंगा इनको। सारी बात हफीज शेख साहब से कोई जरूर दीजिएगा जवाब, बिल्कुल मुकम्मल कर लें आप। तरीके से वो नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। जाहिर है आप लोगों के भी साथ रहे हैं, गिलानी साहब की काबीना का हिस्सा थे हफीज शेख साहब। लेकिन साथिया मैं बात मुकम्मल करूं, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। गिलानी साहब वो हैं जो पार्लियामेंट में भी उनको जबरदस्त किस्म की पजीराई थी, वो जिन्होंने पार्लियामेंट को अहमियत दी, हिम्मत दी और यूक्लिस का किरदार अदा करते हुए सबको साथ लिया उन्होंने। इवन मुखालफिन भी उनकी जो है वो तारीफ करते नजर आते हैं। ये सिंध असेंबली के इक्का दुक्का मेंबर्स जो है नकवी साहब जैसे, वो अपनी जो है थोड़ा सा ये करेंगे ना, वो फेस सेविंग के लिए तो आएंगे। उनको पता है कि सिंध में भी ये जो है वो शिकस्त मिलने वाली है, उनको सेंटर में भी शिकस्त मिलने वाली है। और सादिया मुख्तसरन ये जो मैंने पहले कहा कि रोजाना की बुनियाद पे मैंने कहा हिकमत अमली के हवाले से जाहिर बात है हमारी जो पॉलिसीज मौक़िफ़ मंशूर फिक्स होते हैं उस नजरिए को फॉलो करते हैं, लेकिन हिकमत अमलिया जो है वो फिर जो इशूज पर वो रोजाना की बुनियाद पे कभी कभार जो जाहिर बात है नजरसानी करनी पड़ती है इत्तेहाद करने में, या लोगों से जो है वो तो हमने ज़ाहिर आपके वो पीडीएम में भी देखा जिसके इस्तीफे देने थे वो फिर नहीं आए। वो रोजमर्रा आप कह रही हैं कि हालात को देखते हुए, सियासत को देखते हुए फैसले जो है वो तब्दील करने पड़ते हैं। नकवी साहब आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं अमीनुल हक साहब की तरफ जाऊंगी। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। जी देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि ये बार बार कहते हैं कि हमें शिकस्त हुई। हमें तो ये पता है कि हम केपी में एक सीट जीते जो हमारी हारी हुई थी, और वो नेशनल असेंबली की सीट है, कहते हैं गलत कह रहा हूं, और एक प्रोविंशियल की हारे, जो कि जिसमें भी वोट हमारा बढ़ा। पहले हम मुख्तलिफ पार्टियों के साथ लड़ रहे थे, अब के हम 11 पार्टी के यूनाइटेड फ्रंट से लड़ रहे थे, और उसके अंदर भी कुछ मसाइल हमारी अपनी पार्टी के जो हैं वो सामने आए हुए, लेकिन केपी में हम जीते। पंजाब में जितनी हम सीटें हारे उसके ऊपर भी हमारा वोट बैंक बढ़ा है, और वहां भी हमारे लिहाज से हम जीते हुए सिर्फ एक वाहिद जगह है ये बात जिसके अंदर कुरम वाली ऑब्वियसली वहां पर कुरम वाली JUIF के कैंडिडेट जीते थे पिछले इलेक्शन में, और अभी PTI के कैंडिडेट जीत गए, लेकिन मुशहरा वाला जो है एक्चुअली 2 सीटें बढ़ गई है हमारी पार्टी के डिफरेंसेस की वजह से हुआ। बड़े डिस्करेजमेंट एक है। ठीक अमीनुल हक साहब वापस आते हैं। मैं उससे क्लियर हूं इसके बारे में। अब पता नहीं इनको कौन से ख्वाब आ रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, और कौन से फिगर्स ये देखती हैं। धांधलियों का सामना करते हुए भी आपके उम्मीदवारों को जो है वो उन्होंने हराया है, ये बड़ी बात है। अपोजिशन जिनके खिलाफ आपने धांधली का तो फैसला जो है वो अदालत में होगा, धांधली का फैसला अदालत में होगा, और जितनी धांधली पीपल्स पार्टी करती है उससे ज्यादा तो कोई और करता ही नहीं। हम पर इंतकाम की जो है आपने जो है बाजार गर्म कर रखा है। चले, मैं अमीनुल हक साहब मुझे ये बताएं कि वापस उसी सवाल पर आती हूँ कि आपको लग रहा है कि इस वक्त जो PDM की जिस तरीके से मूवमेंट चल रही है
अक्टूबर से शुरू होके नवंबर और फिर दिसंबर और जनवरी और हुकूमत के जाने की आपको तारीख पे तारीख मिलती रही, और अब फाइनली जो पार्लियामान से बाहर आना था वो पार्लियामान में आ गए हैं, इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, इंतखाबात में हिस्सा लिया ज़िमनी में, अब सेनेट में लेने जा रहे हैं। अब 26 मार्च की लॉन्ग मार्च की तारीख भी जो है वो सामने आ गई है। सो ऐसे में तहरीक अदम एतमाद आ सकती है वज़ीर आज़म के खिलाफ। हाँ देखिए सादिया, मैं समझता हूँ कि मुझे याद है कि 2019 अक्टूबर फजलुर रहमान साहब कराची सराब गोट से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए और ऐलान यही था कि हुकूमत को ख़त्म करके वापस लेंगे। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि गालिबन 8-10 दिन के बाद उनका धरना ख़त्म हो गया। उसके बाद गालिबन मुझे याद है 5 और 6 दिसंबर मेरी बहन मरियम नवाज साहबा ने ऐलान किया कि अब हुकूमत ख़त्म है और जैसे कहते हैं कि तमाम एमएनएज अपनी रिजिग्नेशन सबमिट करेंगे। रिजल्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 रहा। अब धरने की बात की, बेशक मेरा ख्याल वो अपना धरना देना, जलसा करना, जुलूस निकालना तमाम सियासी पार्टी का बुनियादी जमहूरी आइनी और कानूनी हक है, बेशक वो करे। मेरा ख्याल इस पर कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात है, मैं समझता हूँ अदली बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत अक्सरियत रखती है और उसका हक बनता है। मैं समझता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरी ये हमेशा ख्वाहिश रही है कि असेंबली पार्लियामेंट अपना 5 साल का मुद्दत लाजमी तौर पर मुकम्मल करे। राइट, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अमीनुल हक साहब, ससी पलेजो साहिबा और फिरदौस शमीम नकवी साहब आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।